हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि जो भी हायर जुडिशरी है, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, इनमें जजेस किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे नियुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले तो हाल ही में ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिकॉर्ड बना कि 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ओथ ली, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को ज्वाइन किया। आज तक एक साथ इतने सारे जजेस ने कभी भी हायर जुडिशरी में ज्वाइनिंग नहीं की है दोस्तों। पहला तो बेसिकली रिकॉर्ड ये रहा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड रहा कि इन 9 जजेस में से पहली बार ऐसा हुआ कि 1/3 रफली 3 जजेस बेसिकली विमेन जज रही। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी भारी संख्या में, इतने लार्ज नंबर्स में विमेन जजेस ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन किया है। अब यह बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 1/3 बेसिकली जो 9 में से हमारे ऑनरेबल जजेस रहे वो विमेन जजेस थी। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल टोटल नंबर्स देख लें तो भी आज भी हम बहुत पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जजेस हैं उसमें आज की तारीख में सिर्फ 4 ही विमेन जजेस हैं। मतलब ये 3 विमेन जजेस ज्वाइन करने से पहले पूरे सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जज थी दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या इवेंट रहे इंडिपेंडेंस के बाद, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हायर कोर्ट के जजेस को बेसिकली अपॉइंट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, ये बदलता गया। सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे जिनके कारण पूरी डायनेमिक्स जो थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, वो पूरी तरह से बदली जा चुकी है। हम ब्रीफली बात करेंगे एनजेएसी के बारे में भी कि जब 2014-15 में उसको लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहकर एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, इसको बेसिकली हटा दिया, निरस्त कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। और कॉन्वर्सेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट ना हो तो मुझे लगता है कि वो कंप्लीट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर्टिकल 142 और हाई कोर्ट के जजेस आर्टिकल 217 बेसिकली क्राइटेरिया देते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को बेसिकली अपॉइंट किया जाएगा। और ये जो आर्टिकल है 124(2) वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास बेसिकली अल्टीमेट पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की। लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे नेसेसरीली कंसल्टेशन कर लें। अभी बड़ा ओपन सा स्टेटमेंट है कि जिन जजेस से प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करना चाहें, यह क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से वो जजेस होंगे। क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, या एक पैनल होगा जजेस का जिनके साथ वो कंसल्ट करें। साथ ही साथ ये जो कंसल्टेशन वर्ड है, ये सिर्फ कंसल्टेशन है या एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि मतलब आपको कंसल्ट करना ही होगा। और ये भी क्लियर नहीं है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया और कंसल्टेशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी राय दी, तो वो जो राय होगी कंसल्टेशन की, क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, बाध्य होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो बहुत सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद ये जो कंसल्टेशन रहा, ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, आर्टिकल 124(2) और 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसमें लगातार बेसिकली डिबेट बनी रही। और इस बात पे डिबेट बनी रही कि जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब बेसिकली सरकार है, उसके पास पावर है अल्टीमेटली कि हायर जुडिशरी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। और एक कन्वेंशन बना रहा कि जो सीनियर मोस्ट बेसिकली जज होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा।
1980s तक यही सिस्टम स्टेटस को में चलता रहा, लेकिन 1980s में कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया, खासतौर से इमरजेंसी के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास किए और ये जो पावर थी जजेस को अपॉइंट करने की एग्जीक्यूटिव के पास, वो पूरी तरह धीरे धीरे करके जुडिशरी ने अपने पास ले ली, समेट ली। और ये जो टसल चली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कि जो हायर जुडिशरी है, क्योंकि बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो उनकी भी यही मंशा रही कि ये गार्जियन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेसिकली इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे ताकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव और इसके साथ बाकी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो कहीं ऐसा ना हो एनार्की की तरफ बढ़ जाएं, वो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा एक छत्र राज की तरफ बढ़ जाएं, ऐसा ना हो कि जो बाकी आर्म्स हैं गवर्नमेंट की वो बेसिकली अपने आप में ही इंडिपेंडेंटली ऐसी चीजें करने लग जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का वायलेशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हो। असली टर्निंग पॉइंट आया इस रिलेशनशिप में 1973, और 1973 में तब की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के जो जस्टिस थे A.N. रॉय, हालांकि वो सीनियर मोस्ट जस्टिस नहीं थे, उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से अपनी प्रेफरेंस को तवज्जो देते हुए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, जो कि अभी तक जो कल्चर चला आ रहा था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा हमेशा चीफ जस्टिस वही बना रहेगा, उसका क्लियर कट वॉयलेशन था, उल्लंघन था। और यहीं से एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की टसल शुरू हुई दोस्तों। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिनको जजेस केसेस भी कहा जाता है। सबसे पहला 1981 में, फिर दूसरा 1993 में और तीसरा 1998 में। और सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के थ्रू एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसको कहा जाता है द कोलेजियम सिस्टम। और सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली 3rd जज केस के बाद यह क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, स्टैब्लिश कर दिया कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स होंगे हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो इस कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किए जाएंगे। और कोलेजियम सिस्टम बेसिकली एक कमिटी होगा जिसमें जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो उसके मेंबर्स होंगे और उसका जो हेड होंगे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये रिकमेंडेशन बेसिकली बनाएंगे, एक लिस्ट बना के देंगे टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो ये लिस्ट बना के देंगे उसी लिस्ट के हिसाब से फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाध्य होंगे कि वो इस लिस्ट के बाहर जाकर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब 1973 तक जो कन्वेंशन चला आ रहा था, सोच चली आ रही थी कि टोटल पावर एग्जीक्यूटिव के पास है कि किसको बेसिकली जजेस अपॉइंट किया जाए हायर जुडिशरी में। 1973 में जस्टिस A.N. रे को जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सीनियर जजेस को बेसिकली ओवरराइड की चीफ जस्टिस की जब कुर्सी दे दी, तो जुडिशरी ने बेसिकली पुशबैक किया। और इसी दौरान जो फर्स्ट जजेस केस रहा 1981 में, जिसको SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसने सबसे पहले कहा, क्या कहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हायर जुडिशरी में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसके लिए प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहमत ना भी हो तो भी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं उन नामों का। इसका मतलब जो फर्स्ट जजेस केस रहा 1981 का, उसमें भी या उस तक सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी थी या प्री एमिनेंस था कि जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा थ्रू प्रेसिडेंट, उसको बरकरार रखा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है 1993, आफ्टर ए गैप ऑफ 12 इयर्स, 12 साल बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना
पहला या फर्स्ट जजेस केस 1981 का फैसला था कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से उसको बेसिकली पलट दिया। और ये सेकंड जजेस केस था जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक बेंच ने बेसिकली कहा कि अब एक कोलिजियम सिस्टम लागू किया जाएगा जो पूरी तरह डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स जितने भी हायर जुडिशरी में होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सारे हाई कोर्ट्स के सिस्टम। इस 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 93 में लैंडमार्क जजमेंट दिया दोस्तों। इसका फॉर्मल नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बेसिकली कंसल्ट करेंगे अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है अंडर आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, अंडर आर्टिकल 124(2) एंड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे हमको डिविएट होना पड़ रहा है, उनसे हमको हटके व्यवस्था एक सिस्टम बनाना पड़ रहा है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बेसिकली बचाया जा सके, उसकी इंटेग्रिटी को बचाया जा सके, ताकि जजेस के ऊपर अपने अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव, मतलब कि सरकार का कोई दबाव ना रहे। वरना बहुत बार देखा जाता है कि अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर के दबाव में बहुत सारे हो सकता है ऐसे एक्ट्स हों, ऐसे फैसले हों जो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट ना हो, ना लगे दोस्तों। उसके बाद जब ये सेकंड जजेस केस आ गया 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कोलिजियम सिस्टम को इवॉल्व किया, अगला बेसिकली स्टेप रहा 1998। और 1998 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि अगर किसी चीज के बारे में वो राय लेना चाहें सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को वो राय देनी होगी। तो 1998 में जब प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा कि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन वर्ड है आर्टिकल 124(2) और आर्टिकल 217 में, इसको आप क्लियर करिए, इसका मतलब क्या है? क्या इसका यह मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेना, या फिर इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कुछ और जजेस की राय लेना? और अगर कुछ और जजेस हैं तो कितने वो जजेस हैं? 2 और जजेस, 3 और जजेस, 4 और जजेस, 5 और जजेस? इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिकली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब दिया, तो उन्होंने फिर सेट कर दिया कि ये जो रेफरेंस होगा, ये कंसल्टेशन होगा या जो कोलिजियम होगा, इसमें कितने लोग होंगे, क्या इसका कोरम होगा, और इसमें जो मेजॉरिटी कोलिजियम जिसका नाम रेकमेंड कर दे या कंसल्टेशन में अपनी रेफरेंस दे दे, रिकमेंडेशन दे दे, उसी को प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। 1981 का पहला फर्स्ट जजेस केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेफरेंस थी एग्जीक्यूटिव की, प्रीएमिनेंस थी जजेस के सिलेक्शन में, उसको बरकरार रखा, लेकिन 1993 में सेकंड जजेस केस में उसको पलट दिया और कॉलेजियम सिस्टम को बेसिकली इवॉल्व कर दिया। और 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कॉलेजियम कैसा होगा, कितने जजेस का बनेगा और मेजॉरिटी बेसिकली उसमें रूल करेगी, इसको भी बहुत क्लियर कर दिया दोस्तों। 1998 के बाद कई बार ऐसा लगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश की जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गई है, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की भी एक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं लोगों के मन में रही होगी। तो किस तरीके से जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स और उनकी अकाउंटेबिलिटी को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। क्योंकि बहुत लोगों का यह भी मानना है कि जुडिशरी शायद इकलौता इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में जो अपॉइंटमेंट्स भी खुद करता है, ट्रांसफर्स भी खुद करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन उनको सही नहीं लगता है तो उसको चेंज करने की पावर भी उनके पास है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि कोई ना कोई सिस्टम तो इवॉल्व करना होगा
कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को भी किसी ना किसी तरीके से स्टैब्लिश किया जा सके। और इस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मंशा से उनका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर भी बेसिकली उसी पूरी सिस्टम के मैंडेट में आए। और इसलिए 2014 में जो गवर्नमेंट रही, इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की बहुत ही फेमस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको NJAC भी कहा जाता है। बहुत डिबेट चली इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद जब मामला धीरे धीरे एस्केलेट होता सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप नया लॉ लेके आ रहे हैं, ये जो आप NJAC स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू आप कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे जुडिशरी की, ये हमारे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। क्योंकि इसकी आड़ में जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, इंटीग्रिटी है जुडिशरी की, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका मतलब जो 1993 और 1998 में कोलिजियम सिस्टम तब लगातार चला आ रहा था, उसको फिर से बेसिकली इन्फोर्स करवाया गया। और तब से कोलिजियम सिस्टम ही लगातार हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स को करता चला आ रहा है दोस्तों। तो यह बात हो गई कि किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस रहे, क्या बेसिकली पृष्ठभूमि रही या बैकग्राउंड रहा सभी इवेंट्स का। अब एक छोटा सा हिस्टोरिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट देख लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस होंगे। जरा गैस करिए, अभी मैंने आपको एक नंबर बताया, और ये नंबर कौन डिसाइड करता है, कौन इसको घटा सकता है, कौन इसको बढ़ा सकता है, कब कब इसको घटाया बढ़ाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया होगा? 1950। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट सरकार को बेसिकली, सरकार में नहीं कहूंगा लेकिन पार्लियामेंट को बेसिकली पावर दी है कि वो एक एक्ट लाके, या जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट है उसको चेंज करके, अमेंड करके चाहें तो इस नंबर को, इस संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। तो जब 8 जजेस से शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट की 1950 में, इसको बढ़ा के 1956 में 11 किया गया, फिर 1960 में 14 किया गया, 1978 में 18 किया गया, 1986 में 26 किया गया, और 2009 में 31, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसके बाद इसकी कैपेसिटी को 34 किया गया। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बार बार जजेस की नंबर्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है। अगर आप हमारा मेन लेक्चर देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स वाला, तो उसमें बहुत क्लियर है कि जुडिशियल पेंडेंसी या केसेस का पेंडिंग होना इंडियन जुडिशरी में एक बहुत ही मेजर इशू है इस देश के सामने। आज की तारीख में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशरी। आई थिंक इवन सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे लगता है 70 या 80 हजार से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है दोस्तों। तो इस वजह से ज्यादा जजेस की संख्या को बार बार एक्सपेंड किया जा रहा है, ताकि उन कोर्ट केसेस को बेसिकली एक्सपीडिशियसली टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड किया जा सके। अब जो 9 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले हफ्ते, जो कि एक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें 3 विमेन जजेस का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आप ओवरऑल पिक्चर देख लें तो कोर्ट्स में वैकेंसी लगातार बने रहना एक बहुत सीरियस इशू है इस देश के सामने। अगर आप हाई कोर्ट्स की बात देख लें तो हाई कोर्ट्स में एवरेज 30 to 35% वैकेंसीज लगातार बनी रहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कई चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई है, गवर्नमेंट ने भी कई स्टेप्स लिए हैं कि इन पेंडेंसीज को, वैकेंसीज को तुरंत भरा जाए, ताकि जजेस सुनवाई कर सके रेगुलरली। और ये जो पाइल अप हो रही है पेंडेंसी, हर साल लाखों केसेस नए ऐड हो रहे हैं और उनका डिस्पोजल उतना नहीं हो पा रहा है, इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। 2019 में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में था, जब जो पूरी स्ट्रेंथ है 34 की उसके साथ एक्ट कर रहा था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एस ए बोबडे ने जब बेसिकली चार्ज संभाला, तो इनसे पहले के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे श्री रंजन गोगोई जी, वो बेसिकली रिटायर हुए। लेकिन 2019 के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बोबडे के टेन्योर में कंसेंसस नहीं बन पाया कि किस किस जज को बेसिकली एलिवेट किया जाना चाहिए, वैकेंसीज कैसे भरी जानी चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की, और उसके कारण पिछले 1.5-2 साल से वैकेंसीज लगातार बढ़ती ही चली गई। अच्छा, अब बात हो जाए क्राइटेरिया की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट का एज लिमिट क्या है। 55 ईयर्स, 60, और बाकी कंट्रीज में, खासतौर से यूएस में क्या सिस्टम है। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी एज है 62 ईयर्स। लेकिन यूएस में एक अलग टाइप का सिस्टम है। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार जज अपॉइंटमेंट हो गए तो वो पूरे लाइफ टाइम अपने रहेंगे। इस वजह से यूएस या अमेरिका में जजेस का अपॉइंटमेंट बहुत कम, कभी कभार होता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स और हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स में रिटायर होते रहेंगे, तो लगातार अपॉइंटमेंट्स हमें करते रहने होंगे ताकि जो वैकेंसीज क्रिएट हो उनको टाइम बाउंड मैनर में फिल किया जा सके। दोस्तों, अब यह बात होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब इस तरीके से हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की तरह एक्ट करता है, वो अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट देती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट से हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम को स्क्रूटनाइज करता है। उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेसिकली गैदर की जाती है, और उसके बाद वो फाइनल लिस्ट भेजी जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस पूरी प्रोसेस में 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली प्रोसेस है। और कई बार यह भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लेवल से तो आगे उस चीज को बढ़ा दे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट लेवल किन्हीं भी कारणों से उनको आगे प्रोसेस ना कर पाए। तो इस वजह से, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल बेसिकली स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो अगर एक स्टेज भी इसमें थोड़ा सा लैकलस्टर बिहेवियर अपना ले तो पूरा सिस्टम बेसिकली हॉल्ट हो जाता है। अब मान लीजिए सारी रिकमेंडेशन चली गई हाई कोर्ट के कोलेजियम से स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट इसको मान लीजिए फाइनल लिस्ट को दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उस लिस्ट को रोक सकती है? उसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को वापस भेज सकती है कि आप इन 4 नामों के ऊपर एक बार फिर से विचार करना चाहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने इन 4 नामों के ऊपर दोबारा विचार कर लिया है और हमारे हिसाब से ठीक है, तो सरकार को मानना ही होगा। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि जब सरकार रेकमेंड करे कि आप इन 4 नामों को फिर से रिकंसीडर कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट रिकंसीडर करे, उनका बैकग्राउंड चेक करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यह भी हो सकता है कि किसी 1 या 2 या 3 नाम पे सुप्रीम कोर्ट कहे कि आपकी बात सही थी, इन नामों को हम ड्रॉप करके इनके बजाय नए फ्रेश नेम्स आपके पास भेज रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा एक ओवरऑल प्रोसेस। अब एक छोटा सा लास्ट में डिस्कशन हो जाए, विमेन जजेस की बेसिकली क्या पोजीशन रही है हमारी हायर जुडिशरी में। तो हायर जुडिशरी का एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि हायर जुडिशरी में ना ही तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और ना ही जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं इंडिया के, उनका बेसिकली एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम बात कर लें ट्यूसडे के अपॉइंटमेंट्स की, तो जैसा मैंने कहा कि 3 विमेन जजेस के नए अपॉइंटमेंट से पहले जो सिंगल विमेन जज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रही थी, ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी जी, उसके अलावा कोई और विमेन जज पूरे सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली नहीं थी। उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ये शायद पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो विमेन जज होंगी बनने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और अगर जस्टिस बीवी नागरत्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनती हैं तो वो 80 साल में, इन 80 years she will be the first female चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। 1989 में जब पहली फीमेल जज कौन होंगी सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में 1989 में ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीवी पहली जज बनी, पहली फीमेल जज बनी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाई। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों में, मैं कहूंगा 1950 में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, 2021 आ गया, सिर्फ 11 विमेन जजेस ही बेसिकली आज तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाई हैं। 2018 में एक स्टडी कंडक्ट की गई विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि ऐसा नहीं है
कि विमेन रिप्रेजेंटेशन लोअर जुडिशरी में कम है। लोअर जुडिशरी में विमेन रिप्रेजेंटेशन रफली 27% के आसपास है। लेकिन जो भी रीजन रहे हों, एक ग्लास सीलिंग उनको और आगे हायर जुडिशरी तक नहीं बढ़ने देती। और इस वजह से हालांकि 27% विमेन जजेस हैं लोअर जुडिशरी में, फिर भी अगर आप बात देख लें डिस्ट्रिक्ट जजेस की, या फिर आप बात देख लें हाई कोर्ट जजेस की, या आप बात देख लें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो वहां उतना रिप्रेजेंटेशन विमेन जजेस का किसी कारण से नहीं है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई कि पहली बार रिकॉर्ड 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें से 3 विमेन जजेस हैं। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी विमेन जज ही होंगी। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके ट्रांसफर्स कैसे होते हैं। जो 3 जजेस केसेस हैं 1981, 93, 98 और 2014 का जो एनजेसी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, किस सर्कमस्टांसेस में ये सब चीजें आई, क्या उनके इंप्लीकेशंस रहे, आज की क्या व्यवस्था है, कास्ट और जेंडर का क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारी हायर जुडिशरी में, ग्लास सीलिंग क्यों हमारी विमेन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।